Now we start a new chapter, thermal properties of matter. देखिए यहाँ एक वर्ड आया है थर्मल, रिलेटेड टू हीट. ठीक है. और इसके साथ एक और वर्ड डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर. ठीक है. हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज हीट. राइट. अब ध्यान से सुनना. यहां पे है आइस क्यूब है, और यहां पे है अ कप ऑफ टी. दिस इज आइस एंड दिस इज अ कप ऑफ टी. बिल्कुल टी है, से वेपर निकल रहे हैं. ठीक है. मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि कौन हॉट लग रहा है आपको, तो आप बोलोगे कि सर दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड. राइट. इन दोनों को अगर जो कंपेयर किया जाए तो दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड. आपको कैसे पता चला? तो सर पता चल गया, आप यही बोलोगे. टच करके देखेंगे, ज्यादा सेंसेशन लगा तो वो हम बोलेंगे हॉट है. इसमें सेंसेशन थोड़ी अलग सी है और उसके कंपेरिजन में बिल्कुल कम है, तो हम बोलेंगे ये कोल्ड है. ये अलग सेंसेशन है, ये अलग सेंसेशन है. ठीक है ना. इसके साथ में एक और रख देते हैं, एक नॉर्मल रख देते हैं. जैसे एक गुनगुना पानी ले लेता हूँ ना, गुनगुना पानी. एक कप में गुनगुना पानी, नॉर्मल वाटर है. अब बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो. तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये नॉर्मल वाटर है, तो बोलोगे सर ये कोल्ड है और ये हॉट है. वेरी गुड. ठीक है. अब इन दोनों को कंपेयर करो. तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि अभी ये कोल्ड था इसके कंपैरिजन में, बट जब आइस को और ये नॉर्मल वाटर को कंपेयर करोगे तो बोलोगे कि ये कोल्ड है, इसके कंपैरिजन में ये हॉट हो गया. तो हॉट और कोल्ड होना एक कंपैरेटिव टर्म है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉल और शॉर्ट होता है. दो लड़के हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? देखो ना, ये है ए, ये है बी. क्या बोलेंगे कि बी इज टॉलर देन ए. बट यहां अगर जो सी हो ऐसा, क्या बोलेंगे कि सी इज टॉलर देन बी. तो अभी बी ए से ए के कंपेयर में टॉलर था, बट सी के कंपेयर में शॉर्टर हो गया. तो टॉल और शॉर्ट जो बात कर रहे हैं वो कंपैरेटिव टर्म है. कंपेयर करने पे हम डिसाइड करेंगे कि किसके साथ कंपैरिजन हो रही है, तब ये डिसाइड होगा कि कौन टॉल है. इन दोनों के बीच में ये टॉल है और ये शॉर्ट है, बट इसको छोड़ दो तो इन दोनों के बीच में ये टॉल हो गया, ये शॉर्ट हो गया. बिल्कुल वैसे ही हॉट और कोल्ड में होता है. ठीक है. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने तो एक लाइन में आंसर दे दिए कि ये हॉट है और ये कोल्ड है, बट मैं पूछता कि कितना हॉट है, तो वो कैसे बताएंगे? जैसे मैं पूछता कि कितना टॉल है, तो आपके पास आंसर है क्या? हम मेरे पास स्केल होता है, स्केल से मेजर कर लेंगे, है ना, और बता देंगे कि ये 5 फीट है, ये 4 फीट है, तो कितना हॉट टॉल हुआ, तो 1 फीट का डिफरेंस है. बिल्कुल वैसे ही ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम
कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमें टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो एक तो चीज हो गया, एक वर्ड आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? वही कि सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मीन्स आप सिर्फ इस तरह से कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका कम है, क्योंकि इसमें जो सेंसेशन हमें लगा वो ज्यादा लगा, इसमें कम लगा। सो इसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये आइस का टेम्परेचर कम है। बट कितना ज्यादा है ना, एग्जैक्टली कितना है हम कैसे बताएं, उसके लिए हमें टेम्परेचर मेजरिंग स्केल जानना होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हुआ? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, तो अब एक और टर्म आ रहा है हीट। हीट क्या चीज होता है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one object to other, from ऐसा लिख देता हूँ, which transfer from high temperature to low temperature, हीट एनर्जी का फॉर्म है ना, और वो हाई से लो टेम्परेचर में फ्लो होती है। सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ टाइम के लिए मैं क्या करूं कि एक मेटालिक रॉड, मेटल का कोई रॉड है जिसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं इसके साथ, तो हमें कुछ थोड़ी सी हमें ऐसे थोड़ा सा अगर जो आइस है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आफ्टर सम टाइम ये जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, नॉर्मल वाटर की तरह होने लगेगा। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि ये जो हॉट टी है उससे कुछ चीजें इसमें आ गई, और वो क्या आई है? तो नाम है कि हीट एनर्जी आ गया है। और वो हीट एनर्जी जब इसमें है ना ट्रांसफर हो गया तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और ये आइस मेल्ट हो गया। मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट में है ना जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है तो देखो एक कप ऑफ टी से ट्रांसफर होके आइस में आ गया तो क्या हो गया? इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और जहां से ट्रांसफर हो गया उसका कम हो गया। राइट, यानी कि एनर्जी जब यहां से यहां आ गई तो इसका टेम्परेचर कम हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? तो इन सब को जानने के लिए हमें टेम्परेचर मेजरिंग स्केल जानना होगा। सुनिएगा आप ध्यान से। टेम्परेचर क्या है? सेंसेशन है हॉटनेस और कोल्डनेस का। ठीक है, और हीट क्या है? एनर्जी है जो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो करती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। अगर दो को कंपेयर करें, एक का टेम्परेचर हाई है एक का लो है, तो पॉसिबिलिटी है कि हाई वाले से लो में हीट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और ठीक है, अब समझेंगे, हमें क्लियर हो गया कि हीट अलग चीज है, ये एक एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरे में फ्लो होती है। और टेम्परेचर क्या है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है, बट एग्जैक्टली कितना ज्यादा है कितना कम है, तो उसे समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या स्केल होता है।
जैसे लेंथ के लिए होता है ना, मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह से टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं हम लोग उसके बारे में सीखते हैं, राइट। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ और इसी स्पेस में जैसे लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, फुट ऐसे मेजर किया जाता है ना, उसी तरह से टेम्परेचर को भी। प्रेस रफ कर दें और अब हेडिंग लिखेंगे टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। देख, ये केल्विन, केल्विन के से लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड सी, एंड फ़ारेनहाइट एफ से लिखेंगे। देखो ये अलग अलग स्केल हैं, इसको कैसे कंपेयर करके बनाया गया है थोड़ा सा हमें जान लेते हैं हम लोग। जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए, है ना, जस्ट आइस बने, उस टाइम पे जब केल्विन स्केल से मेजर किया गया तो उसमें रीडिंग आई 273.15। केल्विन स्केल पे जब आइस को टच कराया गया तो उसकी रीडिंग कितनी आई? 273.15 केल्विन। और फिर जब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर किया गया केल्विन स्केल से, तब रीडिंग आई इस स्केल पे 373.15। मीन्स डिफरेंस कितने का आया है? 100 का, राइट। तो इस पे 100 डिवीजन बना दिया गया है, यानी कि एक डिवीजन 1 केल्विन, राइट। अब यह है आइस, आइस पॉइंट, आइस, और ये है बॉइलिंग वाटर, है ना, बॉइलिंग वाटर, ये है आइस, ठीक। अब फिर से डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आइस को टच कराया गया तो उसमें रीडिंग थी 0, और जब बॉइलिंग वाटर को टच कराया गया तब रीडिंग आए 100। इस पे भी 100 डिवीजन है, राइट। जब फ़ारेनहाइट स्केल पे आइस को टच कराया गया तो जब रीडिंग आई वो रीडिंग है 32। और बॉइलिंग वाटर को जब टच कराया गया तब इस स्केल पे रीडिंग आई 212 फ़ारेनहाइट, यहां 32 फ़ारेनहाइट, ओके, ठीक है। तो इस पे जो डिवीजन हो गया वो 180 डिवीजन है ना, यानी कि आइस पॉइंट और बॉइलिंग वाटर के बीच में जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसको यहाँ पे 180 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब देखो, मीन्स टेम्परेचर को आप केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ये अलग अलग स्केल पे मेजर कर सकते हैं। इन सब में आपस में रिलेशन भी है, राइट। क्या रिलेशन है वो देखो। रिलेशन हम कैसे जनरल वे में भी निकालेंगे वो भी सीख लेंगे। पहले तो देखिए कि दो स्केल को हम कैसे कंपेयर करेंगे। रीडिंग अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं, सेल्सियस पे ले रहे हैं, तो सेल्सियस पे रीडिंग सी से लिखा, माइनस
इसका लोअर रेफरेंस, लोअर पॉइंट क्या है 0 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर कितना है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब दूसरे स्केल पे फिर से वही, दूसरे स्केल पे रीडिंग सोचो कि किसी टाइम पे इसकी रीडिंग K है और किसी टाइम पे इसकी रीडिंग C है, ठीक है ना। तो लिखेंगे K माइनस लोअर 273.15 अपॉन अपर माइनस लोअर 373.15 माइनस 273.15। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे थोड़ा ऐसा आ जाएगा, C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100। सोल्व करेंगे तो यहां से कुछ आपको आंसर मिलेगा ऐसा कि C इज इक्वल टू K माइनस 273.15 और बोले तो K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। मीन्स अगर डिग्री सेल्सियस में आपको रीडिंग पता है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता है, तो आप उसे केल्विन में बता सकते हैं। क्या करें, उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो वो रीडिंग केल्विन में हो जाएगी। अब उसी तरीका से अगर जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पता है तो आप फ़ारेनहाइट में भी बता सकते हैं, केल्विन में पता है तो फ़ारेनहाइट में भी बता सकते हैं। तो इन सब में आपस में रिलेशन हो गया है ना। मैं लिख दूं ऊपर में एक लिख देते हैं, मैं तीनों के में रिलेशन लिख देता हूं। कैसे देखो, यहीं से स्टार्ट करो। C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। राइट, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। दूसरी लाइन में और भी लिख सकते हैं इसे कि C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो ये एक रिलेशन भी हो गया। इससे आप आसानी से, कभी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो केल्विन में बना सकते हैं, केल्विन में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में बना सकते हैं, बता सकते हैं। राइट, तो आप इस तरह से तीनों को रिलेट कर सकते हैं। कोई और अलग भी आपको अगर स्केल दिया जाए तो आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेट करना है कि उस नए स्केल का रीडिंग, मैं लिख देता हूं नए स्केल के लिए, कहां लिखूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे कि रीडिंग माइनस लोअर लिमिट, लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट, अपर माइनस लोअर। किसी भी स्केल दूसरे स्केल के साथ ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि जो सेंसेशन, वो सेंसेशन थोड़ा ही चेंज हो रहा है, उसमें रीडिंग चेंज हो रही है। समझ आ रही चीज है, वो रीडिंग चेंज हो रही है, वो अलग चीज है। जो भी उसका सेंसेशन है, जैसे आइस है, ठीक है, हमने आइस पे अगर जो केल्विन स्केल लगाएंगे तो वो रीडिंग दिखाएगा 273.15, लेकिन वही मैं सेल्सियस स्केल लगाऊंगा तो वो रीडिंग दिखाएगा 0। ठीक है, तो उसका सेंसेशन थोड़ा ही चेंज हो गया, चेंज तो इसकी रीडिंग हुई है, और इसको आपस में आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसका तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है,
चलिए, तो ये लेंदी नहीं लगे देखने में, आप समझ गए ना। यानी कि यहां लिख सकते हैं, तो कोई नया स्केल होता तो उस नए स्केल की रीडिंग, है ना, माइनस उस स्केल का लोअर पॉइंट अपॉन स्केल का अपर लिमिट यानी अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। और अपर आप समझ रहे हैं ना, ये मैक्सिमम बना जो बॉइलिंग वाटर पे है और जो आइस पे है। जो बॉइलिंग वाटर पे है उसको हमने अपर पॉइंट बोला है, जो आइस पे है उसको लोअर पॉइंट बोला है, यानी लोअर रेफरेंस या अपर रेफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई नए स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये टेम्परेचर मेजरिंग स्केल समझे होंगे। आइए एक और बहुत ही आसान सा डिस्कशन करते हैं। इसको रफ करते हैं। हाँ, आप चाहें ना तो मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ कि रीडिंग रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ठीक है, आप बिल्कुल कोई नया भी स्केल आ जाएगा तो भी कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ रखता हूं कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होगा। तो सेंटीग्रेड C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, रीडिंग F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। यहां से सोल्व करो तो C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। राइट, अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आ जाएगा कि C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। इसमें क्या नई चीज है, मीन्स आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं काफी आसानी से। ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड पे रीडिंग, ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल पे रीडिंग। ठीक है, जैसे कोई मेरे से पूछता कि फ़ारेनहाइट स्केल पे जो रीडिंग है वो है कितना, 41। ठीक है, तो बताइए कि डिग्री सेंटीग्रेड पे रीडिंग कितनी होगी। तो फ़ारेनहाइट पे 41 है, तो हम यहां रखेंगे 41। 41 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफ मैं लिखूं इफ F इज इक्वल टू, यानी कि फ़ारेनहाइट पे जो रीडिंग है टेम्परेचर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं कितना, 41 फ़ारेनहाइट। हमको बताना है कि इसी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करें। C इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9 F माइनस 32, यानी 41 माइनस 32। अब सोल्व कर लो, C इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9 इंटू कितना होगा, 9 यहां से हो जाएगा ना, हाँ 9 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे तो C हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डिग्री, बट फ़ारेनहाइट पे वो 41 फ़ारेनहाइट रीडिंग शो करेगा। तो इस तरह से कन्वर्जन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स केल्विन स्केल पे आपसे पूछा जाएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, तो केल्विन स्केल पे हो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर कितना, डिग्री सेंटीग्रेड में पता हम 100, तो केल्विन में 373, बिल्कुल स्केल पे ही लिखा हुआ था। चलिए अब थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखिए आप लोग, थर्मल एक्सपांशन। मैं इस पे आपको क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट में इस पे क्वेश्चन होंगे, फिर आप आसानी से इस पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। चलिए,
अब होगा हेडिंग लिखिए थर्मल एक्सपांशन। फिर से वही बात, थर्मल एक्सपांशन का मीनिंग होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करे या चेंज करे तो उसके डायमेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ थर्मल एक्सपांशन का यही मीनिंग है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी सप्लाई करें तो उसके डायमेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए कोई अगर जो ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट में जो उनके मॉलिक्यूल हैं उनकी केमिस्ट्री अलग अलग होती है। नॉर्मली मैं लेता हूँ कि इस तरह से मॉलिक्यूल हैं, मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और होता क्या है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट में कुछ और हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, हीट एनर्जी, तो जो इसका टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है और टेम्परेचर राइज करने से इसकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो जब वाइब्रेशन बढ़ेगी यानी कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अभी इतने दूर में जा रहा था ना, अब ये इतना इतना चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, यानी कि उसको और ज़्यादा जगह चाहिए। तो ऐसा होने से इसका सोचो कुछ इसकी अपनी लेंथ थी, सोचो L0 अभी इनिशियल लेंथ है और B0 इसका इनिशियल विड्थ है। तो जब आप इसमें हीट एनर्जी दोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा बढ़ गया है, मीन्स इसकी जो विड्थ है वो अलग हो जाएगी B, और इसकी जो लेंथ है वो भी अलग हो जाएगा, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल थे अब इतने इतने दूर हो जाएंगे, उनकी सेपरेशन भी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। आप देखो एम्पलीट्यूड ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, यानी इसकी विड्थ भी बढ़ गई और लेंथ भी बढ़ गई। बट कोई बिल्कुल थिन रॉड होता तो हम एक ही डायमेंशन ज़्यादा कंसिडर करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन से क्या समझेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ड्यू टू दैट उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसमें जो सेंसेशन हो रही है वो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से, बात को समझना थोड़ा, हीट एनर्जी सप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसमें एक अलग फॉर्म की एनर्जी आ गई ना, तो ये हीट एनर्जी के कारण टेम्परेचर बढ़ा और क्या हुआ कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं उसकी वाइब्रेशन बढ़ गई, यानी कि जो वाइब्रेट कर रहा था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अभी वो इतने में कर रहा था, अभी इतना होने लगा। तो इसे ज्यादा जगह चाहिए, इसका मतलब जब इसको ज्यादा जगह चाहिए तो ये ज्यादा जगह लेने के लिए इसकी डायमेंशन बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है तो हम लेंथ और विड्थ कंसिडर करेंगे। अगर इसमें कुछ थिकनेस भी है यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी, विड्थ भी चेंज होगी और थिकनेस भी चेंज होगी। क्लियर? तो कैसे चेंज होगी आपको समझ आ गया कि हीट एनर्जी देने से मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगी और इस चलते वो अब ज्यादा जगह लेगा, मीन्स उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा था तो इस केस में जो विड्थ है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि ईच डायमेंशन में चेंजिंग आएगा, आइदर वो लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो। चलिए अब एक एक करके हम लोग सीखते हैं।
पहले मैं बात करूंगा लिनियर एक्सपांशन की। जैसे कोई वन डायमेंशनल जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। देखिए जैसे कोई रॉड है, तो इसमें लेंथ हम ज्यादा कंसिडर करेंगे, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो हम लेंथ कंसिडर। इसमें जो वही मॉलिक्यूल हैं, जब सोचो कि अभी जो कुछ टेम्परेचर था और हमने और हीट एनर्जी दिए, हमने इसमें हीट एनर्जी सप्लाई की, अभी जो इसकी लेंथ थी वो थी L0। हीट एनर्जी सप्लाई करने पे इस जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, चेंज आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर इसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से चेंज करता है, तो इसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। यानी कि जो भी इसका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अगर जो चेंज कर जाए, हम हीट एनर्जी देंगे, जाहिर सी बात है इसकी टेम्परेचर राइज हो जाएगी। तो टेम्परेचर राइज होने से इसका डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं कि जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ का। इसको L0 लिख रहे हैं, या एल इनिशियल लिख दूं ना, इनिशियल लेंथ, ये ज्यादा समझ आएगा। इनिशियल लेंथ कितना चेंज होगा ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल लेंथ कितनी थी, और दूसरा ये डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर कितना ज्यादा चेंज कराया। दोनों चीज पे जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज कराओगे उतना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो उतनी ज्यादा इसकी लेंथ बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर चेंज करने से इसका लेंथ भी ज्यादा चेंज होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतना ज्यादा लेंथ में भी चेंज आएगा। यानी कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का और साथ साथ इनिशियल लेंथ का भी। अब इसी को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डेल्टा एल जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसका, इनिशियल लेंथ और टेम्परेचर का, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस का। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां उस कांस्टेंट को लिख रहा हूं अल्फा से, अल्फा एल इनिशियल और ये डेल्टा टी। यहां बेटा मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखा हूं, ठीक है, और ये है अल्फा। तो दोनों लिखने में एक ही जैसा लगता है, बट इसको थोड़ा समझना। इसको हटाने पे एक कांस्टेंट आया, अब एक टर्म आ गया, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब देखो इसको और कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये है डेल्टा एल, ठीक है ना। तो डेल्टा एल हो गया, ये हो गया एल फाइनल, डेल्टा एल हो गया अल्फा एल इनिशियल और डेल्टा टी, और डेल्टा एल को लिखा जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब लिख सकते हैं कि जो फाइनल लेंथ होगा वो इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो आपके पास फार्मूला अवेलेबल हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे सुनना मेरी बात को ध्यान से, एल फाइनल यानी कि फाइनल लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे फाइनल लेंथ, और ये हो गया इनिशियल लेंथ, और ये हो गया टेम्परेचर का डिफरेंस, कितना टेम्परेचर चेंज किया, और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा को बोला जाएगा, अल्फा क्या है, मैं यहां लिख दूं, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन।
और इसको डिफाइन भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसी में देख लो ना, मेरे पास जो फार्मूला आया था वो क्या आया था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू, बताओ, अल्फा एल डेल्टा टी। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन हो गया चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऐसा यूनिट हो जाएगा पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा यूनिट पर केल्विन, और इसे पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बोला जा सकता है, क्योंकि चेंज में दोनों सेम ही होते हैं। चलो मैं एक ही लिखता हूं। तो ये हो गया यूनिट, क्योंकि ये लेंथ है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं, ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स, या बोले पर केल्विन। आई एम रिपीटिंग, जब कोई लीनियर, जैसे ये सोचो कि मेटल का है, और जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। डिपेंड करेगा कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन कितना है, यानी इसके मॉलिक्यूल किस तरीका से, मींस गिवन टेम्परेचर वो कितना ज्यादा वाइब्रेट करता है। अगर जो इसकी जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी। आयरन है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, सब में एक सेम चेंज इन टेम्परेचर पे जो डायमेंशन होगा, जो डायमेंशन में चेंज होगा वो अलग अलग होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन क्या है, और ये डिपेंड करता है कि उसकी मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो एक तो हमें फार्मूला पता हो गया कि हमें कोई बता दे कि इनिशियल टेम्परेचर 50 था, हमने बढ़ा के उसको 100 कर दिया, तो चेंज कितना हो गया 50 का, तो ये 50, फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन गिवन होगा मटेरियल का, इनिशियल लेंथ पता होगा तो हम फाइनल लेंथ बता देंगे। ठीक है, इसी तरीका से आप एरिया में भी चेंज बता सकते हैं। अगर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप एरिया में भी चेंज बता सकते हैं, और बिल्कुल सिमिलर फार्मूला हम लोग अप्लाई करें। एक बार हमने सीख लिया तो उसी तरीका से हम एरिया के लिए भी बता सकते हैं। ठीक है, रफ करते हैं इसको, यहीं पे रफ करता हूं। अब मैं यहीं पे लिख देता हूं एरियल एक्सपांसन, एरियल एक्सपांसन है ना, एक्सपांसन या सुपरफिशियल एक्सपांसन भी बोलते हैं, मीन्स है ना, ऐसे जाना अच्छा। अपनी कुछ लेंथ है एल इनिशियल, और यह बी इनिशियल, विड्थ भी है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी एरिया है ए इनिशियल, कि ए फाइनल इज इक्वल टू ए इनिशियल इंटू 1 प्लस, यहां कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांसन को हम लिखते हैं बीटा से, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। ये हो गया फाइनल एरिया, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट इज इनिशियल एरिया। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांसन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांसन, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली अगर कोई क्या बोले प्लेनर ऑब्जेक्ट है, यानी जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो हम सिर्फ उसका एरिया काउंट करेंगे। तो मेटल का सोचो, एल्युमिनियम का कोई सीट है, उसका एरिया आपको इनिशियल एरिया पता है,
जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा। तो क्या रिलेशन होगा फाइनल एरिया यानी कि आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनिशियल एरिया और टेम्परेचर के साथ वो कैसे चेंज करेगा, आप इस फार्मूले से बता सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इसी तरीका से आप डायरेक्टली इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं। मीन्स जब टेम्परेचर चेंज होगा तो मटेरियल का वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, उसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर फार्मूला अवेलेबल है। उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। ठीक है, तो ये हो गया लिनियर के लिए, हो गया मैं यहीं पे लिख देता हूं वॉल्यूमेट्रिक के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एक ही बार में हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम तरीका लगाओ, यानी कि अभी ये ऐसा कुछ था इनिशियल, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा टेम्परेचर चेंज होने से, और उसके लिए लिखेंगे V फाइनल V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा T। आप समझ रहे हो, जहां गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। ठीक है, सेम मैनर में लिखा गया है। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, ये है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो आप बिल्कुल आसानी से इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ को चेंज इन टेम्परेचर और उसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के साथ, और ये जो फार्मूले गिवन हैं उसके थ्रू रिलेट कर सकते हैं। राइट, ये कई बार आप बिल्कुल यूज का चीज है। ठीक है ना, हमने इसके पहले भी पढ़े थे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था उस चैप्टर में, कि फोर्स लगाने से आप लेंथ चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। बट कई जगह आप डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो वैसे सिचुएशन में एक और बढ़िया तरीका है कि आप जो डायरेक्टली फोर्स लगा रहे थे उससे बच जाएंगे। एक दूसरा तरीका है जिससे आप ये सारी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दो। मीन्स टेम्परेचर चेंज करने से उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़े थे कि फोर्स लगाने से भी चेंज होता है। तो दूसरा चीज हमने और क्या सीख लिया कि टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज होता है। ठीक है, कई जगह देखो ना, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो क्या ही करते हैं, अगर वो नॉर्मली आयरन को पीटे तो बहुत ज्यादा ही फॉट लगेगा, तब थोड़ा एक्सपांशन आएगा। तो तरीका अलग निकाल लिया कि उतना तो हम थक ही जाएंगे दिन भर में, तो क्या करते हैं उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वो ऑलरेडी एक्सपांड हो जाता है, और उस केस में और थोड़ा हथौड़ा से मारो तो बहुत जल्दी ही उसमें एक्सपांशन आ जाती है। तो बहुत ही फायदे की बात है। चलिए, तो हमने आज ये सारी चीजें सीखे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा कि हीट एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, और हीट एनर्जी सप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर राइज करती है, और साथ साथ में उसका डायमेंशन भी चेंज होता है। क्या रिलेशन है उनके इनिशियल डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन और चेंज इन टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के साथ। ठीक है, तो आई होप आप सीखे हैं। थैंक यू।